नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। जब इंसानियत का जनाजा उठ जाए, जब कानून का खौफ खत्म हो जाए, जब सरकार राज खतरे में दिखे, तब आता है गुंडा राज। खुलेआम फायरिंग, सरेआम हत्या, कानून का खत्म होता खौफ, मर रही इंसानियत, संवेदनाओं का उठ रहा जनाजा, खतरे में सरकार राज, हावी हो रहा गुंडा राज। क्या लौट आया है गन कल्चर? तो प्रदेश में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं सामने आ रही। तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी फुटेज इस बात की गवाही भी देते हैं। और यमुनानगर से जो मामला सामने आया वो तो बेहद दिल दहला देने वाला है, जिसमें इंसानियत, कानून, संवेदनाएं सब कटघरे में खड़ी नजर आती हैं। और प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखते हुए विपक्ष यहां तक कह चुका है कि प्रदेश में गन कल्चर लौट आया है। ऐसे में कई गंभीर सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। तीसरी आंख में कैद गुंडा राज। 10 नवंबर 2015 गुड़गांव में सरेआम फायरिंग, एक शख्स की मौत। 11 नवंबर 2015 बहादुरगढ़ में सरेआम फायरिंग, 2 कर्मचारी घायल। बदमाशों ने चलाई 20 राउंड गोलियां। 30 नवंबर 2015 गोहाना में शटर तोड़कर चोरी। 4 दिसंबर 2015 यमुनानगर में फाइनेंसर की हत्या, पेचकस घोंपकर उतारा मौत के घाट। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि प्रदेश में किस कदर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और कैसे तेजी से गुंडा राज प्रदेश में पांव पसार रहा है और सरकार राज खतरे में है। चाहे वो गुड़गांव में प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम हत्या का मामला हो या फिर यमुनानगर में पेचकस घोंपकर हत्या, हर जगह कानून व्यवस्था लचर नजर आ रही है और अपराधी तत्व बेफिक्र हैं। ताजा मामला यमुनानगर की पौष इलाके मॉडल टाउन का है, जहां इंसानियत ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, जहां कानून से अपराधी खौफजदा दिखे, जहां समाज की संवेदनाएं मर गई। दरअसल रविंद्र नाम का फाइनेंसर वीके गुप्ता अस्पताल में पैसे देने गया था। रविंद्र को अचानक सरबजीत मिल गया। सरबजीत से रविंद्र को 8 किश्तों के पैसे लेने थे। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। रविंद्र की बाइक पर रखे पेचकस से सरबजीत ने हमला कर दिया। पेचकस रविंद्र के दिल पर जा लगा। पीड़ित रविंद्र जान बचाने के लिए अस्पताल में भागा। अस्पताल में लोगों ने उसकी मदद के बजाय असंवेदनशीलता दिखाई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मर्डर के रविंदर एलियस बॉबी सन ऑफ सुखबीर सिंह बंबोड़ी का रहने वाला था ये, और इसके फाइनेंस कपूर फाइनेंस के पास ये फाइनेंस की दुकान पे काम करता था एज एजेंट, रिकवरी एजेंट। सरबजीत एलियस शाह ने भी वहाँ से अपना फाइनेंस करा हुआ था, गाड़ी का लोन लिया हुआ था। तो ये आज इससे किस्त मांगने के बाबत इनका झगड़ा हो गया और सरबजीत ने इसको मोटरसाइकिल से निकाल के पेचकस से मारा। इसको पेचकस से वार किए तो पेचकस उसकी नाड़ में लगने से उसकी डेथ हो गई। तो हमने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। इसको मुलजिम को पकड़ने के लिए रेडिंग पार्टी 2-3 बढ़ा दी हमने। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध के बारे में जब हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू ने पूर्व विधानसभा स्पीकर से बात की तो उनका क्या कहना था, आप खुद सुनिए। चिंता का विषय है हरियाणा में गन कल्चर का लौट आना। जगह जगह कत्ल हो रहे हैं, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, लूट मार हो रही है, बैंक लूटे जा रहे हैं। ये जो गन कल्चर हरियाणा में लौट गया है सरकार की कमजोरी है और इसीलिए सरकार आज डिफेंस। यहाँ कटघरे में कानून है, आसपास खड़े लोग हैं, अस्पताल प्रशासन है और कानून व्यवस्था भी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बढ़ते अपराधों पर आखिर लगाम कब लगेगी, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, प्रदेश में सरकार राज क्यों खतरे में है।
और क्यों पनप रहा है गुंडा राज। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बहुत सारे वारदात हैं और बहुत सारी तस्वीरें भी। इन सबके बीच विपक्ष जिस तरह से सरकार को घेर रहा है, शीतकालीन सत्र के दौरान हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू ने पूर्व विधानसभा स्पीकर से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा सरकार के बारे में और कानून व्यवस्था के बारे में, सुनिए। महिला का मुद्दा ना बनाए, दलित उत्पीड़न का मुद्दा ना बनाए, ये बातें कहेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार जो पिछले काफी दिनों से अफसरशाही के मसले पर अपनों और बेगानों से घिरी हुई थी, वो आज कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में नजर आई इस पूरे मसले पर? देखिए, आज सरकार घिरी हुई है। सरकार न केवल ये मंत्री और एसपी के प्रकरण पर आज डिफेंसिव है, मंत्री को उठकर अपना बचाव करना पड़ा, मुख्यमंत्री को उनके पक्ष में बोलना पड़ा। नेचुरली एक बड़ा डिफेंसिव एक्ट था गवर्नमेंट का। लेकिन जो मुद्दे सरकार के सामने हैं वो है सरकार के फेलियर के। चाहे हम कृषि के सेक्टर की बात करें, जिस प्रकार से धान के अंदर घोटाला हुआ है, जिस प्रकार से कॉटन की जो गिरदावरी का आज स्पेशल इंक्वायरी के लिए ऑर्डर किए गए हैं, जिस प्रकार से नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, और चिंता का विषय है हरियाणा में गन कल्चर का लौट आना। जगह जगह कत्ल हो रहे हैं, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, लूट मार हो रही है, बैंक लूटे जा रहे हैं। ये जो गन कल्चर हरियाणा में लौट गया वो सरकार की कमजोरी है और इसीलिए सरकार आज डिफेंसिव है। चलिए, तो इस परिस्थिति पर हम चर्चा शुरू करें। ये जो व्यवस्था, या यूं कहें कि कुव्यवस्था, अव्यवस्था, उस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले हरियाणा न्यूज के कुछ सवाल हैं जो हम उठा रहे हैं। क्या प्रदेश में गुंडा राज कायम है? अपराधियों में कानून का खौफ आखिर क्यों नहीं है? क्यों मर रही है समाज की संवेदना? क्यों दम तोड़ रही है इंसानियत? और क्यों मदद करने से कतराते हैं लोग? कई ऐसे सवाल हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। चलिए, तो चर्चा शुरू करते हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम में दो लोग मेहमान के रूप में शामिल हैं। महाराज सिंह जी हैं, रिटायर्ड एसपी हैं, और राकेश चौधरी जी हैं, ये एडवोकेट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, पहले आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत करीब से इस कानून व्यवस्था को देखा है, तो क्या चल क्या रहा है? आपको लगता है कि कानून व्यवस्था पिछले कुछ वक्त में बहुत लचर हो गई, चरमरा सी गई है? कानून व्यवस्था लचरा रही है और इसके पीछे अगर आप कारण की बात करें जी, तो जो आज की सरकार है उसका लोगों पे विश्वास नहीं है और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जो अविश्वास है इसका फायदा उठा रहे हैं। मोटी बात तो ये है। अब आप 2-3 हादसे देखिए जिनमें ऑफिसर्स खुले आमने सामने हुए, मंत्री और ऑफिसर खुले आमने सामने हुए, ठीक है, और उसमें जिनको काम करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। जो सरकार है वो गलत ढंग से डिफेंसिव हुई या देर में डिफेंसिव हुई, तो इसका लोग फायदा उठाते हैं। और आप देख ही रहे हो, जैसे आप दिखा रहे हो अभी यहाँ पे भी कई जगह इस तरह की वारदातें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं लचरपन तो है। ठीक है। अब राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज यमुनानगर से जो हमने तस्वीरें देखी, पहले तो खुलेआम किसी एक व्यक्ति ने स्क्रू ड्राइवर दूसरे आदमी के सीने में उतार दिया, वो वहां तड़पता रहा, किसी ने मदद नहीं की। वो अस्पताल पहुंचा, वहां तड़पता रहा, किसी ने मदद नहीं की। ऐसा क्यों है कि लोग किसी की मदद करने से कतराते हैं? क्या कानून में ऐसी कुछ पेचीदगी है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि हम फंस जाएंगे, पुलिस परेशान करेगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आदमी किसी प्रकार की तकलीफ में है तो मैं वकील होने के नाते भी बताना चाहूँगा कि पुलिस भी आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आप उसको कहीं ना हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, तो ये नहीं है कि आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं तो एलिगेशन आप पे आ जाएंगे, क्योंकि आप की हिस्ट्री भी पुलिस भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह की वारदात हरियाणा में अब हुई हैं, तो पुलिस प्रशासन भी अपना दायित्व ठीक ढंग से निभाए और जुडिशियल जो सिस्टम है हमारा, उसको भी इस तरह की जो वारदात होती हैं उसके लिए अपना दायित्व निभाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह देखो, एक कानून में कहते हैं कि एक बार आदमी से अपराध होता है तो उसको माफ कर दिया जाता है किसी न किसी रूप में, अगर सजा कम कर दे दी जाती है। अगर एक आदमी पर 3-4 मुकदमे दर्ज होते हैं
और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये बात पुलिस रखती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है प्रॉपर तरीके से, तो मैं नहीं मानता कि उसको किसी तरह की छूट मिल सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जितने भी क्रिमिनल जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा जुडिशियल सिस्टम भी दे और पुलिस विदाउट करप्शन किसी तरह के लाग लपेट के पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से करके इन्वेस्टिगेशन करे। सिंह साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो लोगों में, क्योंकि हम जब से ये खबर आई है तब से हम लोगों तक इस खबर को पहुंचा भी रहे हैं और लोगों से हमने राय भी जानने की कोशिश की। ज्यादातर लोग जो हमसे अपनी राय साझा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनमें डर है कि अगर किसी तड़पते हुए आदमी की मदद कर दी, खासकर जहां खून दिख रहा हो, किसमें कुछ ना कुछ तो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ होगा, वहां वो ये कह रहे हैं कि उनको डर लगता है, बाद में पुलिस परेशान करती है, दौड़ाती है, परेशान करती है और उनको इस बात को लेकर बहुत खौफ है कि अपनी उनकी जो जिंदगी है उसमें फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ये सही बात है, लोगों में डर है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे फैसले दिए हैं कि डरने की जरूरत नहीं है किसी को, और पुलिस की जहाँ तक ये है कि वो उनको परेशान करेगी, पहले था ऐसा कि वे परेशान करती थी क्योंकि कुछ ऐसी कानून में प्रावधान थे ऐसे। अब ये कहा गया है कि कोई भी आदमी अगर मदद करता है तो वो उसे ये जरूरी नहीं कि वो गवाह बने। हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा डर लगता है कि भाई मुझे गवाह ना बना लिया जाए और मुझे ये ना कराया जाए कि मैंने किस किस को देखा, कैसे देखा, मुझे कहीं ऐसा गवाही के लिए वो ना किया जाए। तो अभी हमारे कोर्ट्स ने भी ये फैसला दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहला काम है मानवता का कि अगर कोई आदमी उसको जरूरत है, फर्स्ट एड की जरूरत है, तो पहले उसमें उसे फर्स्ट एड के लिए ले जाया जाए। और डॉक्टर्स के लिए भी ये, पहले वो कहते थे कि पुलिस केस है ही तो पहले पुलिस में रिपोर्ट करिए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। उसके खिलाफ भी कोर्ट ने बड़ा सख्त ऑर्डर पास किए हैं कि पहले जो आया है तुम्हारा काम है कि पहले वो उसकी फर्स्ट एड दें। ठीक है, ये बहुत वाजिब पॉइंट आपने उठाया। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, यहाँ ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि आखिर कानून क्या कहता है कि अगर ये शख्स अस्पताल पहुंचा था और वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने मदद नहीं की, ठीक है, बात समझ में आई, वो डर गए, लेकिन वहां जो डॉक्टर्स थे, जो अस्पताल के कर्मचारी थे, उन्होंने मदद नहीं की, तो उनके खिलाफ भी क्या एक्शन हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक के उसके बाद हम इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुंडा राज की हम बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो वारदातें एक के बाद एक सामने आई और वो सुर्खियां बनती गई, लिस्ट और फहरिस्त जो है वो लंबी होती गई, उसके बाद यही कहा जा रहा है कि प्रदेश में एक बार फिर से गुंडा राज है, गन कल्चर है। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि ये हम गुंडा राज पर आए, उससे पहले ये समझना चाहूंगा कि अस्पताल में मान लीजिए वो व्यक्ति पहुंच गया और अस्पताल के डॉक्टर्स ने, वहां के कर्मचारियों ने उसकी मदद नहीं की, उसको तड़पता छोड़ दिया, तो क्या ये भी क्रिमिनल ऑफेंस में आता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो भी डॉक्टर वहाँ पे मौजूद है उसकी ड्यूटी है कि कोई भी मरीज उसके पास आता है तो फर्स्ट एड उसको दे। अगर कोई पुलिस केस है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे, तुक्का भेजें वहाँ से, और पुलिस वहाँ पे आके उसके बयान वगैरह दर्ज कर लेगी बाद में, लेकिन पहले उसको फर्स्ट एड दे। तो इसमें जो अगर डॉक्टर की नेग्लिजेंसी पाई जाती है तो उसका डिपार्टमेंटल एक्शन भी होता है, और कहीं ना कहीं इसमें आईपीसी में भी जो है ना इसमें प्रावधान है। अब रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस आई थी उसके आधार पे डॉक्टर के ऊपर भी एक्शन हो सकता है। डॉक्टर के ऊपर भी एक्शन हो सकता है। तो इसमें एक तो इस घटना की अगर हम पर्टिकुलरली बात कर ले तो इसमें दो एंगल्स हैं। एक तो इंसानियत वाला एंगल है कि भाई डॉक्टरों ने मदद नहीं की, वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने मदद नहीं की। लेकिन महाराज जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा मैंने जिक्र किया और हमने शुरुआत में ही कई घटनाओं की तस्वीरें दिखाई कि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जिससे लग रहा है कि लोगों का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनके अंदर का डर ही खत्म हो गया। सड़कों पर इस तरह से दौड़ाकर किसी को शूट कर देना, किसी पे सड़क पर जानलेवा हमला कर देना, सड़क पर गैंगवार हो जाना, ये चल क्या रहा है आपके हिसाब से? क्या है ये? सही है, जो क्रिमिनल्स हैं उनके हौसले बढ़े हुए हैं। हाँ। और मैं ये कहूँगा, माफी चाहूंगा सर, आपको 1 मिनट रोकूंगा मैं। कुलदीप शर्मा पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। कुलदीप जी, आपने शीतकालीन सत्र के दौरान हमारी टीम से बात करते हुए कहा था कि गन कल्चर लौट आया है। एक बार फिर से ये, भले इस बार गन सामने नहीं आया, स्क्रू ड्राइवर से ही वार किया गया, लेकिन एक व्यक्ति की जान चली गई, सरेआम सड़क पे वार करके उसको जान से मार दिया गया। देखिए, हरियाणा तो पिछले 10 साल में जी चौधरी भूपेंद्र के नेतृत्व में हाँ इस गन कल्चर से निजात मिली। हाँ लेकिन हम देख रहे हैं हाँ कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर सरकार के कारण, इस सरकार की नीतियों के कारण हरियाणा में कानून व्यवस्था बहुत नहीं है। सवाल ये है कि सरकार कहाँ है, पुलिस कहाँ है, और जो सिक्योरिटी होना है कहाँ आगे बढ़ेगा प्रदेश? जिस प्रदेश में शांति नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, वो प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस सरकार ने लगा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। महाराज जी, आपसे मैंने जो सवाल पूछा और विपक्ष के जो आरोप है, क्या आपको लगता है कि सच में बेखौफ हो गए हैं अपराधी? नहीं, ये तो सही बात है। जितनी अब घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं बहुत पहले हुई थी, बीच में उन पर ब्रेक आया था। ठीक है। और ब्रेक में जब तक जो क्रिमिनल्स हैं उन पे सरकार का डर नहीं होगा, सरकार के साथ साथ पुलिस का डर नहीं होगा, तो क्रिमिनल्स खुले घूमेंगे, जैसे आज हो रहा है ऐसा होगा। नहीं, क्राइम होना और खुलेआम क्राइम होना इस तरह से फिल्मी अंदाज में, उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि क्राइम तो चलते रहते हैं, लेकिन इस तरह का क्राइम जिससे लोगों में एक जो है उसकी भय पैदा हो। अब हर आदमी सड़क पे चलता हुआ किसी से भी बात करता हुआ डरता है कि ऐसा ना हो कि अगर यहाँ पे थोड़ी हमारी तू में हो जाए और कोई आदमी सामने वाला मुझे मार दे। तो ये सरकार का डर ना होना ही तो है। बिल्कुल ठीक है। राकेश जी, मुझे एक बात बताइए, जो मैं पॉइंट समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा सर ने भी अभी जिक्र किया, एक तो क्राइम होता है, पर्दे के पीछे लोग छिप के क्राइम करते हैं, और एक खुलेआम सड़क पर किसी को दौड़ा के गोली मार देना, किसी को कहीं पे गैंगवार हो जाना बीच सड़क पे, क्या मैसेज जा रहा है? कहाँ आपको लग रहा है कि लचर हो गई व्यवस्था? व्यवस्था लचर नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ, इस तरह के जो गैंगवार या इस तरह के मामले होते हैं जहाँ हीनियस क्राइम में, पुलिस को अपना रोल प्ले करना चाहिए, अपना दायित्व, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी चाहिए। दूसरा, हमारे जो कानून हैं उनको और सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग क्रिमिनल हैं उनके लिए एक आदमी एक क्राइम, हीनियस क्राइम मान लो 3 मर्डर करता है एक, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, तो इसमें कानून में ये होना चाहिए कि
कोर्ट्स जो है वो 3 महीने के अंदर, नीचे जो लोअर कोर्ट्स होती हैं 3 महीने के अंदर उसको डिसाइड करे, हाई कोर्ट उसको डिसाइड करे 2 महीने के अंदर, सुप्रीम कोर्ट मतलब 6 महीने में सारा कवर हो जाना, मतलब पूरा केस डिसाइड हो गया सुप्रीम कोर्ट तक। अगर उसी आदमी पे एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मुकदमा दर्ज होता है, तो मैं कहता हूं कि एक तो टाइम भी कम, कि भाई 1.5 साल के अंदर अंदर उसको 3 मुकदमा, उसका पता चल गया कि क्रिमिनल माइंड आदमी है। उस तरह के जो ये कानून में प्रावधान करने की जरूरत है। 3 अगर मर्डर करता है एक आदमी 3, तो उसको 3 करने के बाद में उसको फांसी हो जाएगी, या उसके अंदर कहीं ना कहीं शामिल पाया जाता है। तो इस तरह के जो केसेस जब कानून बन जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता जो डर होगा ना, जो आज समाज के अंदर जो डर है, जो लोगों में डर है कि कोई भी आदमी मार देगा, तो उसके ये जो क्रिमिनल जो लोग हैं उनके मन में भी डर पैदा हो जाएगा कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो हमें भी मौत की सजा हो सकती है। तो मैं ये चाहता हूं कि मौत के बदले मौत मिले, क्योंकि ताकि उनमें भी डर पैदा हो। इसलिए डर, आज कानून जो है हमारा थोड़ा सॉफ्ट है, इस वजह से क्रिमिनल्स के मन में डर नहीं है, और उनके अंदर डर पैदा करना जरूरी है। ठीक है, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान है, बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। प्रोफेसर साहब, क्या हो रहा है कि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं, खुलेआम सड़क पर किसी को जान से मार देना, किसी को दौड़ाकर गोली मार देना, कहीं शूट आउट हो जाना, ये क्या चल रहा है? क्या खौफ आपको लगता है अपराधियों में कम हुआ है पिछले कुछ वक्त में? मेरा ये कहना है कि इस घटना में, जितनी मेरे को यमुनानगर की घटना की जानकारी है जी, इसमें कोई स्थापित अपराधी ने कोई अपराध किया हो ऐसा नहीं लगता जी। परस्पर रंजिश में मनुष्य किस हद तक गिर सकता है, इस बात का ये प्रमाण है। और व्यक्तिगत रूप से आदमी कहाँ कितना घृणित कृत्य कर सकता है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है। और रही बात ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, जहाँ कहीं हो रहा है हम सख्ती से पेश आ रहे हैं, सरकार अपना काम करती रहेगी, पुलिस अपना काम करेगी, उसके बावजूद छिटपुट घटनाएं इधर उधर होती रहती हैं, होती रहेंगी। उनको 100% रूल आउट करना ये शायद संभव नहीं है। अगर कोई ये कहे कि हम 100% रूल आउट, वीरेंद्र जी 100% रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि हम अभी वही जिक्र करते हैं, वही चर्चा कर रहे थे कि पर्दे के पीछे कोई क्रिमिनल कहीं से छिप के कुछ कर दे, उसके बाद फिर पुलिस उसके खिलाफ एक्शन ले, ये बातें समझ में आती थी। लेकिन ओपनली सड़क पर गैंगवार हो जाना, सड़क पर किसी को दौड़ाकर गोली मार देना, क्या इससे आपको नहीं लगता है कि गलत संदेश जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, खौफ का माहौल तैयार हो रहा है? नहीं, समाज में ये जो परस्पर संबंधों की स्थिति हो गई है कि हम किसी भी हद तक व्यक्तिगत रंजिश में चले जाएंगे, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, और केवल सरकार के लिए नहीं, ये समाज के सभी तबकों के लिए चिंता का विषय है। लोगों के मनों में से तनाव कम करना, लोगों को के मनों में बढ़ती जा रही घृणा को घटाना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है आज के समय। चलिए, शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि उस चुनौती को आपकी सरकार जो है वो बहुत अच्छे से निभाए और इसको पूरा करे कि ये चुनौती जो है इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लेके जाएं। महाराज जी, आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि वक्त कम है। आप खुद इस डिपार्टमेंट में रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल क्या स्टेज है किसी स्टेट में, उसका असर पड़ता है कानून व्यवस्था पर? मतलब सीधे सवाल अगर पूछ दूं तो नेताओं के दखल अंदाजी से कितना फर्क पड़ता है पुलिस की कार्यशैली में? आपने 2 सवाल अलग अलग कर दिए। पहला सवाल का जो जवाब वो ये है कि सरकार का असर पड़ता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। दूसरी बात आती है कि नेताओं के दखल की बात, ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि किसी भी नेता के दबाव को कितना मानता है, कितना नहीं मानता है। ठीक है, लेकिन होता है दबाव? नहीं, दबाव तो होंगे, क्योंकि नेता जो है उसे भी अपनी जो वो चमकानी है नेतागिरी, और वो छोटी छोटी बातों से चमकाएगा, लेकिन ये तो अगले पे डिपेंड करता है कि वो कितना उसे मानता है। ठीक है, राकेश जी संक्षेप में एक जवाब दे दीजिए कि इस पूरी परिस्थिति को देखने के बाद आप मानते हैं कि प्रदेश में गुंडा राज लौट आया है? देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, अब भी हैं और आगे भी।
इनके ऊपर अगर लगाम लगाना है तो पुलिस को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा और जुडिशरी को निभाना पड़ेगा। और जो लोग हैं, मैं कहता हूं कि जनता से बड़ी ताकत नहीं होती, लोगों को भी इनके प्रति एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं, वक्त इतना ही की इजाजत देता है। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन क्या सिर्फ जस्टिस और जुडिशियल सिस्टम को ब्लेम करें? क्या सिर्फ प्रशासन को ब्लेम करें? क्या सिर्फ पुलिस को ब्लेम करें? क्या सिर्फ डॉक्टर्स को ब्लेम करें या जनता को सिर्फ ब्लेम करें? किसको ब्लेम करें? क्या ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम अगर कुछ हो रहा है तो अपनी आंखें ये सोचकर बंद ना कर लें कि ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, हमारे परिवार के किसी व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे? क्या होना चाहिए? आप सोचिए, शायद आपके सोचने से परिस्थितियां थोड़ी तो बदलेंगे। फिलहाल